हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी। चैप्टर का नाम है लोकगीत। लोकगीत दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और गीत। लोक का अर्थ है लोग या साधारण लोग, और गीत का अर्थ है गायन गीत। तो इसका मतलब है जो गीत साधारण लोगों के द्वारा गाई जाती है उसे लोकगीत कहते हैं। तो चलिए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। पहले कहते हैं कि लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। शास्त्रीय संगीत क्या होती है? शास्त्रीय संगीत वो गीत होती है जो एक सिद्धस्थ व्यक्ति के द्वारा गाई जाती है। शास्त्रीय गीत वो होती है जिसे बहुत प्रयासों के द्वारा, बहुत रियाज के द्वारा सीखा जाता है। लेकिन जो लोकगीत होती है वो बहुत साधारण होती है, उसे कोई भी गा सकता है, आम आदमी। तो कह रहा है कि ये शास्त्रीय गीत से भिन्न होती है। लोकगीत सीधे जनता के गीत संगीत हैं। मतलब जो लोकगीत है वो साधारण जनता की गीत है, घर गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गीत गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के ही लोग हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना भी या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाया जाता है। मतलब ये बहुत साधारण लोगों के द्वारा गाई जाती है। इसको बिना किसी वाद्य यंत्र के द्वारा ही भी गा सकते हैं। इसमें स्त्रियों ने भी भागीदारी की है। एक समय था जब शास्त्रीय गीत के सामने इसको हे मतलब बहुत तुच्छ, बहुत नीचा समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। मतलब कुछ टाइम पहले जब सिर्फ शास्त्रीय नृत्य को ही हम वैल्यू देते थे, लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया है कि हम लोकगीतों को भी बहुत महत्व देने लगे हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंडखांड, ओराव, मुंडा, भील, संथाल, ये सब जनजाति की प्रकार हैं। संथाल आदि फैले हुए हैं जिनमें आज भी जीवन नियम की जकड़ में बंध न सका है और निर्द्वंद लहराता रहा है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ एक दूसरे के जवाब में गीत गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत होते हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनके अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। मतलब जो अलग अलग जनजाति के लोग हैं उनका अलग है, और जो पहाड़ी लोग हैं उनके अलग गीत हैं। मतलब कि जो जनजातीय लोग हैं वो बिना किसी नियम से बंधे हुए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अभी भी पहाड़ों के नीचे नदी का पानी पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, और जो मांस मच्छी मिल रही है उसको ही खा रहे हैं, और अपना ही गाना बना के गाते हैं। और ऐसे ही पहाड़ी में जो लोग रहते हैं वो लोग भी अपने अपने गीत को बनाए हुए हैं। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। बाउल और भदियाली बंगाल के लोकगीत हैं। पंजाब में महलिया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में, और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं जिनके नाम बहुत आवश्यक है आप लोग को जानना कि कौन सा लोकगीत कहाँ का है। तो यहाँ पे ऊपर सबका मेंशन किया हुआ है। जैसे कि हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत कहाँ की है? पंजाबी है। ढोला मारू कहाँ की है? राजस्थानी की है। तो ये आवश्यक है। इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय में रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों में बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है। मतलब ये किन बोलियों में गाए जाते हैं? जैसे हमारी भोजपुरी है तो भोजपुरी में, पंजाब के लोग पंजाबी में, राजस्थान के लोग राजस्थानी में। ऐसा नहीं है कि लोग अलग गाते हैं। जैसे भोजपुरी लोग जो लोग बोलते हैं वो भोजपुरी में ही गाने स्टार्ट कर देते हैं, और इनके जो शब्द होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं होते हैं। उनके जो साधारण बोलचाल में, जो रोजमर्रा के जीवन में, मान लीजिए कोई किसान है वो धान उगा रहा है तो वो अपने गीत में धान को लहराते हैं, उसके धान कैसे हैं, उसका रंग कौन सा है, पानी डालने पर धान कैसे खिल उठते हैं। तो ऐसे चीज़ें लेगा। मिट्टी का लेगा, वर्णन करेगा, बादल का वर्णन करेगा, और गायों का वर्णन करेगा। तो अगर कोई किसान है, गाँव का है, तो वो गांव की चीज़ों का वर्णन करेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं और किसी और चीज़ का वर्णन करेगा, नहीं। तो यही कहा गया उसमें। देखिए नीचे बोला गया है, भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं।
उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसक प्रियों और प्रियाओं की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनके करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और एक दूसरी ओर स्त्री एक दूसरे के जवाब में रूप में दल बांध कर गाते हैं और दिशाएं बुझा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उनके छंद को लेकर जनबोली में उनके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो भोजपुरी में जो गीत गाया जाता था वो विदेशी, अधिकतर ये कहाँ पे गाया जाता है, बिहार प्रांत में गाया जाता है। और जंगल के लोग भी गाते थे। ऐसा कैसे गाते थे, एक तरफ जब एक कोई कड़ी पुरुष बोल देता था, फिर उसके जवाब में देने में स्त्रियां बोलती थी। लेकिन कह रहे हैं कि इस टाइम इन जो दल की गीतों का है कुछ ह्रास हुआ है, आजकल ऐसे गीत नहीं गाए जाते हैं। और कह रहे हैं कि जो बुंदेलखंड के लोग हैं वो कैसा गीत गाते थे, आल्हा उदल के जो आल्हा था वो गाते थे। और फिर यहाँ पे आते हैं, अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। मतलब कह रहे हैं कि कुछ ऐसे गीत होते हैं जिसे सिर्फ स्त्रियां ही गाती हैं और उनको बनाती भी स्त्रियां ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों के भी गीत नहीं है, पुरुषों के भी गीत हैं। और कह रहे हैं कि बट जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे ऐसे गीत होते हैं जिसको पुरुष और स्त्रियां दोनों गा सकते हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय के नहाने जाते हुए, राह के, विवाह के, मटकोड़ ज्योनार के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि समय अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। ये गीत सिर्फ स्त्रियां गाती हैं। जैसे कि अगर किसी के घर बच्चा हुआ है तब गाते हैं, अगर विवाह के टाइम पे गाते हैं, तो ये सब गीत जो है स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गीत गाती रही हैं। महाकवि कालिदास ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो ऊपर वाले सारे पुरुष औरतों के थे, अब पुरुषों के बारे में बताया गया है। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारण अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। गाँव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसर पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांध कर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज़ें हैं जो सुनते ही बनती हैं। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिली, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ गीतें जो है औरतें शादी में, विवाह में दल बनाकर गाती हैं, और उनका स्वर भले ही नहीं मिलता है। हो सकता है एक स्त्री का स्वर बहुत अच्छा हो और एक का बिल्कुल बेसुरा हो, लेकिन जब सभी इकट्ठे गाती हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि कुछ गीत होते थे, उनके विद्यापति कौन है, एक बहुत माहिर है गीत में, जो लोकगीत गाते थे। लेकिन ऐसा गीत का बनाया जा चुका है जो विभिन्न लोकगीत हैं, अलग अलग प्रांतों के अलग अलग विद्यापति हो गए हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो जैसे विद्यापति हैं वो बहुत सिद्धस्थ हैं, तो जो लोकगीत बनाने वाले लोग हैं वो अपने अपने को ही विद्यापति समझ के लोकगीतों का रचना करते हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। साथ ही लकड़ियाँ भी बजाती हैं जो बाजे का काम करती हैं। इनमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है। सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल लोग गाते हैं। स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों के वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठला इठला कर लहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोतों की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। कहते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि अनेक गाँव में एक जो लोकगीत है वो जान भरती है। अलग अलग त्योहारों पर अलग अलग प्रकार के गाने हैं। जैसे गुजरात का गरबा बताया गया है, ये डांस भी करती हैं और गाने भी गाती हैं, और साथ में एक लकड़ी भी बजाती हैं जो एक वाद्य यंत्र का काम करता है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।